हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन जेआरएफ। विजन जेआरएफ की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो आज की क्लास रहने वाली है वो राजस्थान सेट 2023 में जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका एक डिटेल एनालिसिस रहने वाला है। इससे पहले आपने पार्ट 1 जो है इस डिटेल एनालिसिस का वो देख लिया होगा, तभी आप जो आगे के क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट जो है आगे करने वाले हैं। तो आपकी जो राठौड़ मैम है वो पॉलिटिकल साइंस का आपका जो डिटेल एनालिसिस है वो करवाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ से ये शुरू करते हैं। हमने जो पिछली वाली क्लास रही थी उसमें हमने काफी क्वेश्चंस अपने जो थे वो कर लिए थे। आई थिंक आप जब देखेंगे तो 80 जो क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। एक बार हम 81 क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ तक ये हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 81 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आगे रहने वाला है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट्स, 81 नंबर क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इन डेविड ईस्टन मॉडल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल है वो किससे रिलेटेड रहता है। जो आपका डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल में क्या क्या है। सबसे पहले आपका जो डेविड ईस्टन का मॉडल है ये आपको पता होना चाहिए। डेविड ईस्टन का जो मॉडल है वो आपका इनपुट आउटपुट मॉडल कहलाता है। इनपुट आउटपुट मॉडल इसे कहते हैं। साथ में आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जो इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है आपका, वो है आपका एनवायरमेंट, या फिर जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, वो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ में डेविड ईस्टन का जो मॉडल है वो आपका जो फीडबैक है उससे संबंधित है। फीडबैक सिस्टम भी इसमें दिया गया है। तो जब आपको ये इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में सभी तरह की जानकारी है तो डेविड ईस्टन का जो मॉडल रहता है उसके बारे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे देखते हैं, इट इज स्टेटिक एंड रेजिस्टेंस टू एनी काइंड ऑफ चेंजेस। क्या ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी है? जी नहीं, ये आंसर क्वेश्चन यहाँ पे से जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, इट इज अ क्वाइट इनडिफरेंट टू द चेंजेस ऑफ अकर्ड इन द सोशल एंड कल्चरल माइल्यूज। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में हुए परिवर्तनों के प्रति उदासीन है। जब ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, फीडबैक की बात कर रहा है, तो क्या ये आपका जो सोशल और जो आपका कल्चरल जो वैल्यूज है उसके बारे में क्या ये उदासीन हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है? तो इट इज नॉट करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। इट इज अ सिस्टम वेयर पीपल आर सब्जेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ रूलर्स। इसमें जो प्रणाली है जहां लोगों को शासकों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने का अधीन किया जाता है। शासकों की इच्छा के अनुसार अगर व्यक्ति व्यवहार करेंगे तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी। और डेविड ईस्टन का मॉडल कहीं भी डिक्टेटरशिप का सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू चैलेंजेस फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। यहाँ पे ये पर्यावरण की बात करता है तो एनवायरमेंट का जो सीधा आप यहाँ से जो पॉइंट है इस ऑप्शन को देखते हुए आप सीधा सही कर सकते हैं। तो डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपका डेविड एप्टर से रिलेटेड है। द डेविड एप्टर डिस्क्राइब गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। डेविड एप्टर ने सरकारों का वर्णन किस आधार पे किया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेविड एप्टर किससे जुड़े हैं। डेविड एप्टर जुड़े हैं आपका मॉडर्नाइजेशन से। और इसके साथ में इन्होंने बात की है कि आधुनिकता के लिए सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है और साथ में जो आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसके लिए सबसे ज्यादा सबसे पहले तो आपका जरूरी है, एक सेकंड, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका एक तो आपका जो आपकी पदानुक्रम होता है, जो हेरार्कियल सिस्टम होता है, एक तो सबसे पहले वो जरूरी है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ में आपके जो मूल्य होते हैं या फिर जिसे हम वैल्यूज कहते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो आपका डेविड एप्टर का जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें पदानुक्रम या हेरार्कियल सिस्टम या फिर जो वैल्यूज है वो दोनों ही क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहने वाली है। तो डेविड एप्टर का जो सरकारों का वर्णन है वो किस आधार पर करते हैं? तो अगर आपको ये दो चीजें यहाँ से दो पॉइंट्स पता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं, इसे सीधा सही कर देंगे। द डिग्री ऑफ हायरार्की एंड द सिस्टम ऑफ वैल्यूज क्या है, आपके गवर्नमेंट का बेस रहने वाले हैं। किसके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं? डेविड एप्टर के मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, द रॉबर्ट डहल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट अ स्कीमा इन विच। रॉबर्ट डहल का अगर हम सबसे पहले थ्योरी देखते हैं तो आपको सबको पता होना चाहिए, जो पॉलीआर्की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, वो रॉबर्ट डहल से रिलेटेड है। पॉलीआर्की के अंदर क्या बताता है कि जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में एक बहुत जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे प्ले करते हैं। और साथ में जो पॉलीआर्की मतलब जो बहुल समाज है, जो बहुल समूह है, उनकी वजह से ही क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, वो अपना जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है वो कर पाती है। तो हम देखते हैं इसके अंदर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी आर नॉट इंटर वुमन। समाज की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रथित नहीं होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा। बी है आपका, एक्चुअल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। जो वास्तविक प्रणाली है सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों की, उसकी विविधता के अनुसार क्या है, वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉबर्ट डहल ने ही कहा है कि जो आपका सोशल और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी वजह से ही क्या होगा, उनके बीच में जो संबंध है उनके बीच में विविधताएं आएगी। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाएगा। एक बार ऑप्शन सी और डी भी हम देख लेते हैं। सोसाइटी चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोसेस। क्या बताइए, सोसाइटी है जो समाज है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, किस वजह से, इकोनॉमिक और जो कल्चरल प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन कॉमन सेंस से भी आप ये सही कर सकते हैं। ऑप्शन डी है आपका, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन द रूलिंग क्लास बिहेवियर। क्या आपकी सोशल और जो पॉलिटिकल लाइफ है, क्या वो आपकी जो रूलिंग क्लास है, जो शासक है, उनकी इच्छाओं के ऊपर या उनके व्यवहार से संबंधित होनी चाहिए, उसके व्यवहार से निर्भर होनी चाहिए? क्या आप अपना वोट वैसे देंगे कि आप अपनी जिंदगी वैसे जिएंगे जैसा कि आपके शासक आपको बताएंगे? जी नहीं। ये डेमोक्रेसी में या पॉलीआर्की सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं होता है, और रॉबर्ट डहल ने कहीं ना कहीं इसे गलत ही बताया है। तो ऑप्शन बी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप ठीक हो जाएगा, या जब आप अपना जो ये जो मेथड है डिलीट वाला, इस वजह से आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं, जो आमंड है मॉडल इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब। जो जी ए आलमंड के मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आमंड का मॉडल क्या था। अगर हम आमंड के मॉडल की बात करें तो आमंड का मॉडल है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। क्या है आपका? स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। इसे हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो भूमिकाएं हैं, जो रोल्स है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं। रोल्स के अंदर यहाँ पे आमंड ने 3 रोल्स बताए थे आपका, एक तो आपका लेजिस्लेटिव, एक साथ में आपका जुडिशरी और साथ में आपका एग्जीक्यूटिव। ये तीनों ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। साथ में आमंड ने ये भी कहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो इंस्टीट्यूशन के कार्य हैं या जो फंक्शंस है वो क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर ये इसका कंसेप्ट पता है आमंड की थ्योरी का, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी का, तो ये आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाएंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, एज ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग रोल्स। रोल्स या भूमिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, भूमिकाओं को पूरा करने के संदर्भ में सभी राजनीतिक गतिविधियां। तो आपका सीधा ही ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहां से देखते हैं, हु गेट्स वॉट व्हेन एंड हाउ, ये इट इज पॉलिटिक्स। किसको क्या कब और कैसे मिलता है, राजनीति है। आप सभी को पता है, हम सभी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया ये एक कोटेशन है कि किसको क्या कब और कैसे मिलता है, ये राजनीति है। तो ये किसने कहा है, ये हम सभी के प्यारे हेराल्ड डी लासवेल ने कहा है। हेराल्ड डी लासवेल का ये कोटेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस क्या है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, साथ में क्या है, शासन, क्या जो आपका सरकारें हैं वो क्या है, लोगों के या जनहित में काम करे। तो सीधा सा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग पारदर्शिता, जवाबदेहिता और कानून का शासन, जो रूल ऑफ लॉ है, वो क्या होता है, गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं 87 में लीगल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इज बेस्ड ऑन। जो व्यक्तिगत अधिकारों का कानून सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीगल थ्योरीज किस रिलेटेड है। जो कानूनी अधिकार है वो आपका सीधा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स है उससे रिलेटेड रहता है। हम ऑप्शन ए देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लॉ इज ब्लाइंड। क्या जो कानून अंधा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन पावर, क्या ये है मानव शक्ति का सिद्धांत है? क्या जो लीगल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल राइट है क्या वो मानव शक्ति से रिलेटेड है? जी नहीं, ये तो कानूनी शक्ति की बात करता है। द अकाउंट्स ऑफ राइट इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की शक्ति के संदर्भ में अधिकारों का विवरण। देखिए, आपको ये बताइए, आप जो इंडिविजुअल राइट्स है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें स्टेट से प्राप्त होते हैं। स्टेट हमारी सुरक्षा के लिए हमें राइट्स अवेलेबल करवाता है। तो इसका सीधा सी आंसर हो जाएगा कि राज्य की शक्ति के संदर्भ में अधिकारों का विवरण यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार क्या पेश किया? देखो, अगर आपको 1909 का अधिनियम पता है, 1909 का आपको इंडियन काउंसिल एक्ट पता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि 1909 के अधिनियम को स्पेशली क्या नाम दिया गया है। और इसके साथ ही आप 1919 के अधिनियम का जो स्पेशल नेम है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि 1909 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था वो किस पे आधारित था? वो आपका जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका मुस्लिम प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित था। ठीक है, तो मुस्लिमों को क्या है, अलग से यहाँ पे आरक्षण दिया गया। सीट्स के लिए सीट्स मुस्लिमों के लिए अलग से रिजर्व की गई। और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम की जो एक खाई है वो यहाँ से शुरू की गई कि मुस्लिम और हिंदू क्या है, अलग अलग धर्म है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी है। तो 1909 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है वो क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पे बात करता है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण सीटों का किसको दिया गया? मुस्लिमों को पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। 89 के नंबर क्वेश्चन देते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पुट फॉरवर्ड बाय द स्पेशलिस्ट इन फेवर ऑफ देयर बेटर पोजीशन एंड ग्रेटर रोल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन। देखिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि जो जनरल जो एक परसेप्शन होता है और साथ में जो स्पेशलिस्ट जो होता है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए एक पुल बनाना है, तो आप जो जनरल, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक जो जनरल परसेप्शन में सभी तरह का नॉलेज है, तो क्या मैं पुल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होना चाहिए, किस तरह से इसका एक मैप बनना चाहिए, क्या मैं अच्छा बता पाऊंगी या एक इंजीनियर अच्छा बता पाएगा? इंजीनियर जो है अपने काम में क्या है, स्पेशलिस्ट है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग पुल बनाने के लिए क्या है, ज्यादा अच्छा कर पाएगा। तो इस बारे में जो एक दूसरे के जो परसेप्शन है वो इस क्वेश्चन में बताए गए हैं कि जर्नलिस्ट जो है उनका बिहेवियर कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग कैसा होता है और स्पेशलिस्ट का डिसीजन मेकिंग कैसा होता है। तो हमें एक सही आंसर यहाँ से ढूंढना है, जिसका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। एक बार आप देखिए, द जर्नलिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। जो जर्नलिस्ट होते हैं या सामान्यज्ञ होते हैं जिनको सभी तरह का नॉलेज होता है पर वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, वो क्या है, नीति निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग्स नहीं कर सकते हैं जितना कि एक स्पेशलिस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हम यहाँ से देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस आर सपोज टू एस्टैब्लिश्ड अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 73rd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। और 74th जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज उनसे रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि नगर पालिका से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनियन पब्लिक डेब्ट इज पार्ट ऑफ। जो यूनियन पब्लिक डेब्ट है आपका या संघ का सार्वजनिक ऋण किसका हिस्सा होता है? क्या वो रेवेन्यू रेसिप्रीट्स होती हैं? क्या वो राजस्व प्राप्तियां होती हैं? जी नहीं। क्या वो कैपिटल रेवेन्यू होता है आपका? बिल्कुल सही, ये कैपिटल रेवेन्यू होता है। जो संघ का जो सार्वजनिक ऋण है, जो जनता के द्वारा सार्वजनिक ऋण लिया गया है यूनियन में, वो क्या है? ये कैपिटल रेवेन्यू होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी, सॉरी बी जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैटर ऑफ। जो आपका प्रशासन पर जो विधायी नियंत्रण है वो किसका विषय है? देखो, जो विधायी नियंत्रण है या फिर जो आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो किसका विषय रहने वाला है? आप सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या बताइए कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो परंपरा के लिए से संबंधित है? जी नहीं। क्या वो सांस्कृतिक लोकाचार, ये जो कल्चरल इथॉस है उससे रिलेटेड है? जी नहीं। क्या वो हिस्ट्री एंड सोशल ट्रेडिशन जो है, क्या उससे रिलेटेड है? जो सोशल रिलेट जो आपकी सामाजिक परंपराएं हैं उससे रिलेटेड है? जी नहीं। तो सीधा सा आंसर क्या रहने वाला है आपका? लेजिस्लेटिव कंट्रोल का ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है? डेमोक्रेटिक फेथ, या जो लोकतंत्र के अंदर जो आपकी आस्था है उसके ऊपर ही आपका जो विधायी नियंत्रण है वो प्रशासन पर रखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु मेक्स प्रोविजन विद द रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कौन करता है? जो पंचायतों के जो अकाउंट्स है, जो उनके सोशल ऑडिट, जो आप इनकी जो अकाउंट की जो मेंटेनेंस है और जो अकाउंट की ऑडिटिंग है, उसके लिए यहाँ पर कौन यहाँ पर इसका प्रोविजंस को बनाता है? तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो राज्य के विधानमंडल है, जो आपका लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, वही क्या करता है? पंचायतों के लिए जो अकाउंट्स का मैनेजमेंट है वो संभालता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। यहाँ से आपको जो बजटिंग का जो करेक्ट ऑप्शन, जो आपका करेक्ट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। बजटिंग का सही सिद्धांत क्या है? द फिस्कल डेफिसिट शुड बी जीरो। क्या फिस्कल जो राजकोषीय घाटा है शून्य होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी। देयर शुड नॉट बी एनी कैपिटल डेफिसिट। क्या पूंजी घाटा नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी फॉरेन डेब्ट। क्या विदेशी ऋण नहीं होना चाहिए? क्या आप बताइए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बिना विदेशी ऋण के हो सकती है? जी नहीं, ये भी बजटिंग का एक सही ऑप्शन नहीं है। एस्टिमेट शुड बी ऑन द रेवेन्यू बेसिस। जो अनुमान राजस्व के आधार पर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। जो आपका जो एस्टिमेट है वो क्या है? रेवेन्यू का एक बेसिस होना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है? यहाँ से आपका सीधा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। जो आपका भारत में चुनाव के सिद्धांत है उसकी शुरुआत कब हुई? तो सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आया है आपका ये। तो 1892 के अंदर क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम की शुरुआत से ही क्या है? भारत में चुनाव में सिद्धांत की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिस्टम अप्रोच है इज ऑल्सो नॉन एज। सिस्टम अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच हमारी वही है, डेविड की इनपुट आउटपुट मॉडल। और यहाँ पे हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मॉडर्न थ्योरी है उसे ही क्या कहा जाता है? आपका सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से, who was regarded as a behavioral scientist long before the term become popular। जो शब्द के लोकप्रिय होने से बहुत पहले व्यवहारिक वैज्ञानिक के रूप में किसे माना जाता है? देखिए, अगर हम बिहेवियरल साइंटिस्ट की बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पे एल्टन मेयो रहने वाला है। और एल्टन मेयो इसलिए रहने वाला है क्योंकि एल्टन मेयो ने ही सबसे पहले क्या किया है? जो ह्यूमन रिलेशन है उसकी बात की है। आप किसी भी संस्था में अगर काम करते हैं तो ह्यूमन रिलेशन अगर हमारे अच्छे हैं तो हम क्या है? एक बेहतर काम कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से वहां जुड़कर उस इंस्टीट्यूशन से काम कर सकते हैं। और आपने एल्टन मेयो का जो आवर्तन परीक्षण है उसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो आपका जो व्यवहारिक वैज्ञानिक का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? एल्टन मेयो, जो कि किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है।
98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोक प्रशासन में सत्ता के कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए, अगर आपको सत्ता या जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हमारा सबसे बड़ा स्रोत है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। तो ऑप्शन में जहां आपको संविधान दिख रहा है वही क्या है, आपका आंसर रहने वाला है। तो संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, डेलीगेशन एंड लॉ, यही क्या है, आपके अथॉरिटी के सबसे बड़े सोर्सेज है। तो संविधान, प्रतिनिधायन और कानून इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स वेबर अथॉरिटी इज क्लासिफाइड इनटू। आप सभी को मैक्स वेबर की जो आपका जो क्लासिफिकेशन अथॉरिटी का बहुत अच्छे से पता है। आपका मैक्स वेबर ने सबसे पहले किसकी बात की है, उन्होंने सबसे पहले जो आपका ट्रेडिशन है उसकी बात की है। साथ में आपका सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है, जो करिश्माई नेता है या चैरिस्मेटिक जो आपका लीडर है उसकी बात की गई है। आपकी करिश्माई नेता की यहाँ बात की है। और जो थर्ड और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लीगल रैशनल, जो आपका थ्योरी रहती है वो। तो लीगल रैशनल थ्योरी क्या है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लीगल रैशनल थ्योरी। तो ये जो तीनों ही पॉइंट है मैक्स वेबर से रिलेटेड है, और मैक्स वेबर ने ही क्या किया है, इन तीनों पॉइंट्स की यहाँ पे बात की है। तो हमारा सीधा सा ऑप्शन ए क्या है, वो सही हो जाएगा कि ट्रेडिशनल, चैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल क्या है यहाँ पे, या पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी और तर्क संगत क्या है, मैक्स वेबर के जो अथॉरिटी या जो प्राधिकार है उसका वर्गीकरण है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज का, व्हाट इज द मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विकेंद्रीकरण की योग्यता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। देखिए, अगर हम सेंट्रलाइज की बात करें तो इसका अर्थ है कि जो सारी पावर है सत्ता की, तो सारी शक्ति है वो क्या है, एक जगह केंद्रित हो गई है। तो सारी पावर कुछ लोगों के पास में या किसी एक व्यक्ति के पास में या किसी एक समूह के पास में होगी। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, जो पावर है वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो गया है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है, यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेन जो कंसेप्ट है वो। तो हम अगर ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अल्टीमेटली जीडीपी गोज अप। क्या डिसेंट्रलाइजेशन कहीं भी जीडीपी और इकोनॉमिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो नहीं। इट इज गुड फॉर सरप्लस बजट एंड लो डेफिसिट फाइनेंसिंग, सेम इकोनॉमिकल की इकोनॉमिक्स की बात आ गई, तो जी नहीं। इट्स गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, क्या डिसेंट्रलाइजेशन कहीं भी व्यक्तियों के जो स्वास्थ्य है या गुड हेल्थ ऑफ पीपल है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। आप खुद देखिए, जब सत्ता सिर्फ कुछ व्यक्तियों के पास में थी तो वो क्या था, वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर बन गए थे। लेकिन जब आपकी पावर है वो फैल गई है और संस्थाओं के पास में और व्यक्तियों के पास में, तो इससे क्या होगा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अधिक उत्तरदायी बन जाएगा और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो आपका ये जो है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा क्लास था वो आपका पार्ट 2 था, आपका सेट का जो 2023 का पेपर हुआ है, राजस्थान सेट 2023 पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड था। अभी तक हमने इसके ना टोटल 50 क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पे कर ली है। पार्ट थर्ड हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसमें हम और भी जो उसके क्वेश्चंस है उसकी चर्चा करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट थर्ड में हम ये जो पेपर का डिटेल एनालिसिस है इसे कंप्लीट कर लें। तो आप इसी तरह की जो राजस्थान सेट के जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जो या फिर आज के पेपर में आपके जितने भी डाउट्स रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी राठौड़ मैम आपके लिए हर संभव कोशिश करेंगी कि हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अपना राजस्थान सेट का जो 2026 का पेपर आने वाला है उसे क्रैक करें और हमारा जो सेट है उसे क्लियर करें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ सके। और पार्ट थर्ड जो है हमारा जल्दी ही यूट्यूब के जो विजन जेआरएफ का चैनल है वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।